कंप्लीटली रेलेवेंट हो। इसको इन इजी वर्ड्स ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स को अगर एक सेम टॉपिक में सर्च करने के लिए देता हूँ, तो वो दो स्टूडेंट्स टॉपिक चूंकि सेम है बट दे हैव डिफरेंट सर्चिंग एबिलिटीज, उनके पास एबिलिटी डिफरेंट है, उनकी कीवर्ड सिलेक्शन डिफरेंट होगी। तो वो सेम टॉपिक के ऊपर जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो डिफरेंट कंटेंट जो है वो सर्च करके ले। जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक सेम है तो जो कंटेंट सर्च कर रहे हैं गूगल पे वो भी सेम ही हो, वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनकी कीवर्ड की सिलेक्शन डिफरेंट हो सकती है। मेथड ऑफ क्यूरिंग एट गूगल जो है वो डिफरेंट हो सकती है कि वो किस तरह से क्यूरी करते हैं गूगल पे। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे लोग जो क्यूरी करते हैं वो डेफिनेटली मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो जो भी यूजर क्यूरी है, जो उसकी आउटपुट आ रही है, वो आउटपुट कौन जनरेट कर रहा है गूगल पे? डेफिनेटली वो कोई एल्गोरिदम्स जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है वो उस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, वो कंपैरिजंस कर रहे हैं, वो सारे के सारी टेक्स्ट एनालिसिस करके चेक कर रहे हैं कि वाकई ये मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। और फिर उस इंफॉर्मेशन जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, गूगल सर्वर्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के वेब पेजेस के ऊपर, उस वेब को क्वालिटी का कंटेंट क्या है, ठीक है, उसका जो है वो कंटेंट की क्वालिटी क्या है। तो ये सारी क्वालिटी और डिफरेंट मेजर्स जो है ये मिल के जो पेज रैंक एल्गोरिदम है गूगल का, वो डिसाइड करता है कि फिर उस वेबसाइट को क्या रैंक देना है। तो पेज रैंक एल्गोरिदम जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो गूगल ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। जो लोग एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो लोग अपने वीलॉग चला रहे हैं, वेबसाइट्स रन कर रहे हैं, उनको पता है कि ट्रैफिक गेन करने के लिए जो पेज रैंक है किसी भी वेबसाइट का वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वेबसाइट के पेज रैंक को भी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं एसईओ में जो आप लोग अप्लाई करते हैं। आई होप कि आप लोगों में से किसी ने काम किया होगा इसमें। जो गूगल ईच जो आउटपुट होती है, हर आउटपुट जो होती है या जो भी डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो रहा है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है, उसको जो है वो इस मैट्रिक्स जो आपको ये नजर आ रही है, इसको कैल्फियन मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 4 बॉक्सेस है ना, वो 4 बॉक्सेस जो है उनके नेम जो है वो एक ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। हर जो आउटपुट होगी एल्गोरिदम की वो इन 4 कैटेगरीज में लाई कर रही होगी, ठीक है। या तो ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ट्रू नेगेटिव होगा, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करें। ट्रू पॉजिटिव एक्चुअली आर दोज रेलेवेंट आइटम्स दैट बी करेक्टली आइडेंटिफाइड एज रेलेवेंट। ये वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली रेलेवेंट ही कंसीडर की है, करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है, तो इस सक्सेस के होगा, ठीक है। उसके बाद एक और डिसीजन है ट्रू नेगेटिव, कि इफ देयर आर irrelevant items that we correctly identified as irrelevant। irrelevant इंफॉर्मेशन थी गूगल के ऊपर और वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है एल्गोरिदम ने कि ये इस टॉपिक से या किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड से के अकॉर्डिंगली इररेलेवेंट है। तो इस केस में भी जो सक्सेसफुली रन हुआ है एल्गोरिदम और उसका रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है, तो इसमें इसको ट्रू नेगेटिव कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव में जो एल्गोरिदम था उसने उसको इनकरेक्टली आइडेंटिफाई किया एज रेलेवेंट, इन दैट केस भी प्रॉब्लम है। और फॉल्स नेगेटिव इसका अपोजिट है। तो इन दोनों केसेस में इनकरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है हमारा एल्गोरिदम। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें एक्सरसाइज प्लान के ऊपर, तो ये हमारे पास इस तरह से मैट्रिसेस बनती है। और इस मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? इस मैट्रिसेस को कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो पॉजिटिव है वो आपको TP is actually stand for true positive and FP stand for false positive। इसी तरह FN stand for false negative और true and stand for true negative। तो प्रिसीजन जो है हमारे पास, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रिसीजन की ये डेफिनेशन है, प्रिसीजन एक्चुअली इंडिकेट्स हाउ मेनी ऑफ द आइटम्स दैट वी आइडेंटिफाइड वर रेलेवेंट। इतने आइटम्स जो हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं उनमें से रेलेवेंट है, ठीक है। दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्रिसीजन एक्चुअली इंडिकेट्स हाउ मेनी ऑफ द आइटम्स दैट वी आइडेंटिफाइड। हम आपका एल्गोरिदम बहुत सारे आइटम्स को आइडेंटिफाई तो कर रहा है, बट हाउ मेनी ऑफ देम वर रेलेवेंट, उनमें से रेलेवेंट कितने थे? तो इसका सिंपल सा फार्मूला है टीपी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं या जितने भी इंस्टेंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रू प्रिडिक्शंस आप कह सकते हैं। सो टीपी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी फॉल्स पॉजिटिव, इन दोनों केसेस में रिट्रीव कर रहे हैं हमारे पास, बट
हमारे पास जो रेलिवेंट होंगे फॉल्स पॉजिटिव वाले में तो इररेलेवेंट हो जाते हैं, ये आपके सामने है, लेकिन ट्रू पॉजिटिव वाले रेलिवेंट है। दैट्स व्हाई वी डिवाइड ट्रू पॉजिटिव में भी हमें रिट्रीव हो रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास प्रिसीजन निकल आएगी कि टोटल जितने भी आइडेंटिफाई किए हमारे एल्गोरिदम में उसमें से रेलेवेंट कितने थे, या उसमें से उसके डिसीजन ट्रू कितने। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रिकॉल है। रिकॉल इज एक्चुअली इंडिकेट्स हाउ मेनी ऑफ द रेलेवेंट आइटम्स दैट वी आइडेंटिफाइड। वो ये कह रहा है कि बस आप जितने भी रेलेवेंट आइटम्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड किए हैं, वो कितने होंगे, टीपी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव के केस में हमारे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, ट्रू इंफॉर्मेशन, एल्गोरिथम हमारे जो है वो ट्रू रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो सारे के सारे रिकॉल के अंदर आ जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक मैयर है जिसको हम एफ मैयर्स कहते हैं, या एफ स्कोर भी कहते हैं, एफ मैयर्स भी कहते हैं। वो क्या करता है, प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को कंबाइन कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है प्रिसीजन और रिकॉल को, एंड देन डिवाइड कर रहा है दोनों के सम के साथ। सो इट विल कंबाइंस द प्रिसीजन एंड रिकॉल टू गिव अ सिंगल स्कोर। ठीक है, एंड इज डिफाइंड टू बी द हार्मोनिक मीन ऑफ द प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो एक हार्मोनिक मीन आ जाएगा जिससे दोनों की वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होंगी एफ मैयर के अंदर। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है टू फाइंड आउट द एफ मैयर। तो थ्रू द एक्यूरेसी, थ्रू रिकॉल, थ्रू प्रिसीजन एंड एफ मैयर्स, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं किसी भी क्लासीफायर या किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। उससे पहले उसकी जो मैट्रिसेस बनती हैं यहाँ पे, उससे इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो रिजल्ट्स हैं जो ट्रू रिजल्ट्स हैं, कुछ फॉल्स रिजल्ट्स हैं, जिससे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से जो है वो ये तमाम चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं इजीली। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लासीफायर है, हम कौन सा एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। मैंने बताया हमारे पास डिफरेंट क्लासीफायर होते हैं, एक से ज्यादा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम एक क्लासीफायर ले रहे हैं जिसको नेव बाइज क्लासीफायर कहते हैं। एक्चुअली बेस करता है बेजियन थ्योरम के ऊपर। तो टू क्रिएट आवर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टूल हम इसको यूज करते हैं। वो यूज स्किटलन, जो आप हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की एक लाइब्रेरी है स्किटलन, उसमें ये ऑलरेडी सारे के सारे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। इनको जो है वो एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर को इनका कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सारे के सारे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम, क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, वो आर हो, पाइथन हो या जावा हो, ये ऑलरेडी एपीआईज डेवलप है और इनके रिटर्न जो है वो कोड अवेलेबल है। सो देयर आर मेनी पोटेंशियल एल्गोरिदम्स यू कैन यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। फॉर सिंपलिसिटी एंड इफेक्टिवनेस, नेवबाई इज अ गुड कैंडिडेट फॉर एन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये एक्चुअली सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थ्योरी आप देख लीजिएगा। फार्मूला पे आते हैं। बेस थ्योरम क्या होता था? बेस थ्योरम एक्चुअली हमें प्रोबेबिलिटीज की बेस पे जो है वो किसी भी इवेंट के अकर होने की एक परसेंटेज या उसकी चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रोवाइड करता था कि किसी भी इवेंट के अकर होने का चांस कितना है, 50% है, 80% है, 90%, whatever. So probability of event A, so probability of event A given data of B. तो इसको रीड आउट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A given B. B अगर गिवन हो तो A की प्रोबेबिलिटी क्या है? So that is equal to the probability of event B given A, that is multiplied by the prior probability of event A, and that is divided by prior probability of event B. तो सारी की सारी ये प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका तरीकाकार क्या है, इसको हम देखते हैं। और उससे पहले ये कुछ assumptions हैं। नेव वाइज कहता है कि वो टेक्सचुअल डाटा के ऊपर अप्लाई जरूर हो रहा है, बट टेक्सचुअल डाटा की क्या स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, वर्ड की सिमेट्री क्या है, इन सारी चीजों को ये इग्नोर कर देगा और तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं उनको एज अ बैग ऑफ वर्ड्स जो है वो कंसीडर करेगा। ये यहाँ पे सारी ये बातें लिखी हुई हैं। नेव वाइज क्लासीफायर जो है वो इग्नोर कर देता है कि वर्ड का ऑर्डर क्या है, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है,
क्योंकि उसका इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। उसने तमाम उसको जो आपने इनपुट टेक्स्ट दिया है, उसने उस सारे के सारे इनपुट टेक्स्ट को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना है, उनको टोकन्स में कन्वर्ट करना है और उन सब टोकन्स का एक बैग बना लेना और उसको वो बैग ऑफ वर्ड्स कह रहा है और तमाम वर्ड्स को वो इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, उसको नहीं पता कि कौन सा वर्ड्स किसी वर्ड से पहले आता है या बाद में आता है, कौन सा वर्ब है, कौन सा फेल है, व्हाटएवर। तो वो इस तरह की किसी सिमेट्री को कंसीडर नहीं करेगा। तो इसलिए तमाम वर्ड्स को कॉम्बिनेशन जो टेक्स्ट है हमारा उसको बैग ऑफ वर्ड्स को कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसके सोल्यूशन की तरफ हम जाएं तो वो भी सारी चीजें क्लियर हो। फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेटिंग हाउ अ नेवपेज वर्क्स, इमेजिन 5 एक्सट्रीमली शॉर्ट इमेज डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास जो है वो इमेज डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसका मैं टेक्स्ट भी आपको शो करता हूँ। ईच ओनली अ फ्यू वर्ड्स लॉन्ग, कुछ उनमें वर्ड्स हैं जो शो हो रहे हैं। तो वो 5 इमेज जो है वो हमारे पास हमारा ट्रेनिंग डाटा होगी। और ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि जो हमारा इनपुट डाटा होता है हम उसको 2 सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग डाटा होता है और दूसरा टेस्टिंग डाटा होता है। सो जो इमेजिन 5 एक्सट्रीमली शॉर्ट इमेज जो है ये हमारा ट्रेनिंग डाटा होगा। हम 5 इमेज के ऊपर एक्चुअली तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स होते हैं, बिग एग्जांपल होती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ 5 इमेज का डाटा ले रहे हैं और उसके ऊपर अपने एल्गोरिदम को हम ट्रेन करेंगे। और फिर जब 6 ईमेल हमें रिसीव होगी तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि वो 6 ईमेल जो है वो कोई स्पैम ईमेल है या नॉट स्पैम ईमेल है। So in this example, the text classification problem is to classify the email as being either spam or not spam. तो ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ये प्रॉब्लम जो है ये हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के जीमेल के अकाउंट्स हैं या गूगल के जो मेल अकाउंट्स हैं उनमें इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, सेंड का फोल्डर है और उसमें एक और फोल्डर होता है जो स्पैम के नाम से होता है। तो स्पैम फोल्डर एक्चुअली शो कर रहा होता है कि कोई ऐसा कंटेंट है जो प्रोहिबिटेड है या जो फेक ईमेल्स हैं उनको उठा के, जो स्पेशली फेक ईमेल्स क्रिएट की जाती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, तो उनको वो उठा के सारी की सारी इमेज को स्पैम के फोल्डर में डाल देते हैं। तो ये डेफिनेटली कोई क्लासिफायर ही इंप्लीमेंट किया गया जीमेल के ऊपर कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके उस सारे के सारे टेक्स्ट को एनालाइज करता है और फिर उसको डिसाइड करता है कि ये कोई स्पैम ईमेल है या नॉट स्पैम। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं या 5 ईमेल्स आप कह सकते हैं। ये हमारे पास डाटा है और इसको हम ट्रेनिंग डाटा कह रहे हैं। क्योंकि हम क्लासिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो डाटा होगा क्लासिफिकेशन के केस में वो सारे के सारे डाटा क्या होता है, वो लेबल डाटा होता है। लेबल डाटा से क्या मुराद है कि उस डाटा की क्लास जो होती है वो गिवन होती है, उसमें क्लास वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती है। जो अनलेबल्ड डाटा होता है उसमें क्लास वेरिएबल्स गिवन नहीं होते। तो क्लासिफिकेशन के केस में हमारे पास क्लास वेरिएबल्स गिवन है। तो ये 5 इमेज के हेडर्स हैं। हेडिंग जो आप लोग सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं कि फॉलो अप मीटिंग और फ्री कैश, गेट मनी, मनी मनी मनी, डिनर प्लान्स, गेट कैश नाउ। तो ये सारे के सारे हेडर्स हैं ईमेज के। ईमेल का हेडर होता है, बॉडी होती है, उसमें काफी कंटेंट होता है। लेकिन हम सिर्फ इसी को एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली है जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से जो नेव वाइज है वो वर्कआउट करता है। फर्स्ट जो ईमेल है वो उसकी क्लास गिवन है, वो नॉट स्पैम, वो एक नॉर्मल ईमेल है। सेकंड ईमेल जो है वो स्पैम है, थर्ड भी स्पैम है, इसी तरह फोर्थ जो है वो नॉर्मल ईमेल है और फिफ्थ भी स्पैम। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है, इसके ऊपर हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास एक 6 ईमेल रिसीव हो रही है, गेट मनी नाउ। तो इसका कंटेंट देखेंगे कि गेट मनी नाउ इसमें किस तरह के वर्ड्स हैं, इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दीज कॉम्बिनेशन जो है वो पहले जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है यहाँ पे कहाँ यूज हुए हैं और अगर यूज हुए तो वो इमेज किस कैटेगरी में लाई करती थी, वो स्पैम थी या नॉट स्पैम थी। तो हमने ये डिसाइड करना है कि जो 6 ईमेल हमें रिसीव हुई है गेट मनी नाउ वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो नेव वाइज एल्गोरिथम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा। ये हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि 6 ईमेल जो है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल ये इक्वेशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है।
और प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्लासेस की फाइंड आउट करनी है। और हमारे केस में जो क्लासेस है वो कितनी है, वो 2 क्लासेस हैं सिर्फ, एक स्पैम है और दूसरी नॉट स्पैम है। तो इन आवर ट्रेनिंग सेट, ये हमारा ट्रेनिंग सेट है, दैट वाज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉक्यूमेंट वाज स्पैम। तो स्पैम की हम ओवरऑल जो स्पैम की प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे कि हमारे डाटा सेट के अंदर स्पैम ईमेल्स कितनी है। वो 3 ईमेल्स हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईमेल्स, 3/5 is equal to 0.6। और इसी तरह व्हाट वाज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉक्यूमेंट वाज नॉट स्पैम। तो नॉट स्पैम की भी हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि 2 है टोटल नॉट स्पैम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईमेल्स, 2/5 is equal to। तो जितना भी हमारे पास डाटा है, चूंकि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 60% जो हमारे पास ईमेल रिसीव हो रही है वो स्पैम ईमेल्स है, और जो 40% जो हमारे पास ईमेल रिसीव हो रही है वो नॉट स्पैम है। तो ये हमने क्लासेस की ओवरऑल जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो ये हमारा फार्मूला था जिसमें हम वो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम फाइंड आउट कर रहे हैं किसमें, जो हमारा गिवन 6 ईमेल है, 6 ईमेल का डाटा क्या था, गेट मनी नाउ। So that is equal to probability of get money now given spam data, और probability of spam जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है वो 0.6 आई है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम हम फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला है, और यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हम फाइंड कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम हमारे पास 0.4 आई थी। इन बोथ दीज इक्वेशंस एक्चुअली डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इक्वेशंस के डिनोमिनेटर्स को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो इट डजंट रियली मेक एन इफेक्ट ऑन ओवरऑल सिचुएशन। इस केस में क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी कैलकुलेशन के लिए वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट मनी नाउ रह जाएगी, क्योंकि हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और जस्ट ये वाली प्रोबेबिलिटीज रह गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मनी जो कीवर्ड है उसकी फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह नाउ की। तो इन तमाम कीवर्ड्स की हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सब की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो ये तमाम के तमाम जो 9 कीवर्ड्स है, ये कहाँ से आए, हमारे ट्रेनिंग डाटा से आए, ये यहाँ से आए। तो हमारा ट्रेनिंग डाटा था ये तमाम वर्ड्स जो थे उनकी हम क्या करने जा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना जा रहे हैं। तो वो जो बैग ऑफ वर्ड्स था उन तमाम वर्ड्स को हमने लिस्ट डाउन कर लिया, और चूंकि उनकी क्लास गिवन थी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड जब किसी ईमेल में यूज हुआ है तो वो ईमेल एक्चुअली किस क्लास से बिलोंग कर रही थी। अगर नॉट स्पैम से थी तो हम उसको 1 कर रहे हैं और बाकी स्पैम को 0 कर रहे हैं। जहां पे उसकी एग्जिस्टेंस थी तो हम उसको 1 कर रहे हैं, उन वैल्यूज को। इससे हमें पता चल रहा है कि मीटिंग जो है वो नॉट स्पैम में एग्जिस्ट किया है। जो फ्री कीवर्ड है वो स्पैम ईमेल में जो है वो नॉर्मल ईमेल्स में तो नहीं आया, लेकिन जो स्पैम ईमेल्स है हमारे पास उन 4 ईमेल्स में ये कीवर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह बाकी कीवर्ड्स की हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सो हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड अकर्स इन ईच क्लास इज काउंटेड इन द ट्रेनिंग डाटा। तो नॉट स्पैम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आई है वर्ड्स की वो जस्ट 4 वर्ड्स हैं, और इसी तरह जो बाकी स्पैम के अंदर है वो तकरीबन 9 की फ्रीक्वेंसी है, वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अक्रस ऑफ अ सिंगल कीवर्ड को हम टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर देंगे। सो 1 को 1/4 कर रहे हैं, तो फॉलो अप की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 25% है। तो इसी तरह सबको हमने 4 पे डिवाइड कर दिया है। इसी तरह स्पैम के केस में 9 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी 9 थी कीवर्ड्स की स्पैम के केस में। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। The conditional probability of each word occurring in a given class is calculated। तो हमने तमाम कीवर्ड्स जो हमारे वर्ड और बैग जो हमारे पास था तमाम कीवर्ड्स का, उन तमाम की हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वर्ड्स डू नॉट अपीयर इन अ क्लास ऑफ द ट्रेनिंग डाटा। बट ये तो बहुत थोड़े से वर्ड्स हैं,
टोटल 9 वर्ड्स है हमारे पास। तो क्या होगा जब ट्रेनिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए ही नहीं है जो टेस्टिंग के अंदर यूज हो रहे हैं। तो इस हमारे केस में तो बहुत कम वर्ड्स है, बट मैंने बताया कि हमारे जो ट्रेनिंग सेट का साइज है वो एक रीजनेबल साइज होता है एक्चुअल में। तो उसमें तकरीबन तमाम वर्ड्स को वो कैटर कर लेता है, तमाम सिचुएशंस को वो कैटर कर लेता है। उसी की बेस पे हमारा एल्गोरिदम फिर क्या करते हैं, तमाम ये कैलकुलेशंस कर लेता है ताकि कोई भी सिनेरियो मिस ना हो। तो इसलिए उस डाटा का साइज जो होगा वो डेफिनेटली एक बड़ा डाटा होगा। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं और कुछ जीरो वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि फार्मूला में जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला में सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 0 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस जीरो से बचने के लिए एक हमारे पास एक मैथमेटिकल वे है टू अवॉइड जीरो कैलकुलेशंस। तो जीरो को अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक है जिसको लैप्लेस स्मूथिंग कहते हैं। लैप्लेस स्मूथिंग ये कह रहा है कि तमाम वैल्यूज के अंदर आप क्या करें, 1 ऐड कर दें। उससे क्या होगा कि ओवरऑल इट डजंट रियली मेक एनी इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपकी जो वैल्यू 0 थी वो एट द एंड ऑफ द डे वो 1 हो जाएंगी, बाकी 1 वाली 2 हो जाएंगी और 2 वाली 3 एंड सो ऑन सो फॉर। बट जो 0 की हमारी वैल्यूज हैं दैट विल नेवर एग्जिस्ट इन आवर डाटा, तो 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसलिए हमारी जो इक्वेशंस है वो भी स्मूथ रहेंगी। तो जब हमने 1 ऐड किया, तमाम वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज में 1 ऐड किया, तो पहले 4 की फ्रीक्वेंसी, फिर ये तमाम 1 ऐड किए 9, तो इधर टोटल 13 हो चुकी है और स्पैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो कीवर्ड्स की वो 18 हो चुकी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैलेंस वी ऐड द नंबर ऑफ ऑल यूनिक पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, टोटल जो हमारी वोकैबुलरी थी उनमें हमने ऐड कर दिया टू द डिवाइसेस, सो द डिवीजन विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो अब हमारे पास चूंकि हमें दोबारा से रिकैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपनी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज, तो इन दैट केस अब हम 2, हाँ जी, एक्चुअली मैंने अगर आपको फार्मूला याद हो, फार्मूले में जो प्रोबेबिलिटीज हैं सारी की सारी वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं, जैसे फ्री हो गया, उसकी नॉट स्पैम में प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, कैश की भी 0 आ रही है, मनी की 0 आ रही है। तो डिनर की जो है वो राइट साइड पे जो स्पैम वाले केस में प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो जब 0 प्रोबेबिलिटीज आ रही है, जब हम इसको नेव बाइस के फार्मूला में पुट करेंगे, तो चूंकि वहां पे सारी की सारी मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे इन कीवर्ड्स की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई 0 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट पूरा का पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल मेथड है जो हमने डिस्कस किया है कि जिसको लैप्लेस स्मूथिंग कहते हैं। लैप्लेस साहब कहते हैं कि आप जो है वो एडिंग 1 वैल्यू टू एवरी वर्ड काउंट, हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी या हर कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड कर दें, तो इट विल नेवर अफेक्ट ओवरऑल रिजल्ट्स। ओवरऑल रिजल्ट्स में फर्क नहीं आएगा और जो आपकी जो 0 वैल्यू थी वो 1 हो जाएंगी। यहाँ तक ये अब क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपका? तो इसलिए हमने जो है वो 1 ऐड किया है, जो 1 ऐड किया तो डेफिनेटली वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब दोबारा से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज अपने रीकाउंट की हैं। नाउ दैट वी हैव स्मूथ द डाटा, डाटा तो हमारा स्मूथ हो गया, बट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्ड अकरिंग इन अ गिवन क्लास इज रिकैलकुलेटेड। तो अब जो है वो हमने उसको रिकैलकुलेट कर लिया है प्रोबेबिलिटीज को। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड आउट जो है वो यूज करेंगे, अपने फार्मूलाज में पुट करेंगे और रिजल्ट्स देखते हैं। फार्मूला अब हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम जो है वो ईमेल with given this data, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लाई बाय नाउ, ये सारी हम पुट करेंगे। जो प्रोबेबिलिटी हम गेट है फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे कोई कीवर्ड होगा ये गेट की जो प्रोबेबिलिटी नॉट स्पैम के केस में 0.077 है और स्पैम के केस में 0.167 आ रही। गेट जो है वो स्पैम के केस में 0.167 और यहाँ पे 0.7। इसी तरह हम मनी की पुट कर रहे हैं, नाउ की कर रहे हैं, और ये जो 0.6 है ये प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्लास है जो हम शुरू में कैलकुलेट कर चुके थे। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो अब हमारे पास एक कंक्रीट रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्लास आ रही है, ये जो 0.0031 है, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्लास विद दिस काइंड ऑफ डाटा। ये गिवन डाटा था, तो इस डाटा के ऊपर इस क्लास के अकर होने की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस गिवन डाटा के ऊपर ये वाली क्लास असाइन की जा सकती है या नहीं। इसी तरह गिवन डाटा सेम है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ असाइनिंग दिस क्लास वी आर कैलकुलेटिंग, और जब उसको हमने कैलकुलेट किया तो दैट इज इक्वल टू 0.0002 विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज रिस्पेक्ट टू 0.0031। तो हमारे केस में जो 0.0031 है दैट इज अ बिगर वैल्यू। और ये सिर्फ दो क्लासेस के केस में आप देख रहे हैं, एक स्पैम थी, नॉट स्पैम थी, बट देयर कुड बी मल्टीपल क्लासेस एज वेल। कोई तीसरी क्लास भी हो सकती थी, उसमें भी आप ये सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। कोई फोर्थ क्लास भी हो सकती थी, मल्टीपल क्लासेस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट इन आवर एग्जांपल वी हैव ओनली टू क्लासेस, स्पैम और नॉट स्पैम। तो इसलिए जो है वो हमने सिर्फ दो ही क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की हैं, कैलकुलेट की हैं, और उनके रिजल्ट्स हमारे सामने। और जब हम उनको कंपेयर कर रहे हैं तो हम रिजल्ट से ये लग रहा है कि जो स्पैम क्लास है वो असाइन की जा सकती है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्लास है दैट इज मच हायर देन नॉट स्पैम। So a higher value indicates a higher probability. Simple is that in this case there is a higher probability of these words occurring in an email that is spam, because classifier would be therefore label the email as spam. तो क्लासिफायर भी जो है वो जो लेबल करेगा आपकी ईमेल को, 6 ईमेल को, वो स्पैम ही करेगा। आई होप कि ये सिंपल सी एग्जांपल है, सब लोगों को क्लियर होगी। यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। कंक्लूजन जो है वो यही है कि पहले तो आप लोग अब ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को कोई इस तरह का प्रॉब्लम देते हैं तो आप लोग इजीली इसको एल्गोरिथम को अप्लाई करके उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकें। सो द नेव बायस एल्गोरिथम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन Bayesian theorem of conditional probabilities, so applied with the naive assumption that there is independence between every pair of features. naive Bayes जो है वो ये भी assumption करता है और वो understand करता है कि there are no dependencies between features. जितने भी features होते हैं, जितने भी random variables होते हैं आपकी equation के अंदर, वो सारे के सारे independent होते हैं. And the assumption of the independence means the classifier ignores, और प्लस जो क्लासिफायर है दैट विल डेफिनेटली इग्नोर वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। और वर्ड ऑर्डर को भी कंसीडर नहीं करेगा, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या थी, क्योंकि वो जो एल्गोरिथम है दैट विल ट्रीट ईच डॉक्यूमेंट एज इफ इट इज अ बैग ऑफ वर्ड्स। वो हर डॉक्यूमेंट के कीवर्ड्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को फर्दर टोकन्स में डिवाइड करके एक बैग ऑफ वर्ड्स बना लेता है और तमाम वर्ड्स को इक्वली ट्रीट करता है। दैट्स इट। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करके। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज।